वेलकम टू द करंट अफेयर्स हाइब्रिड ऑडियो बुक सीरीज। इस सीरीज में हम विजन आईएएस मंथली मैगजीन से यूपीएससी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट करंट डेवलपमेंट्स को कवर करेंगे। यू आर वाचिंग यूपीएससी सिविल 360, जस्ट प्लग इन एंड स्टे यूपीएससी रेडी। Today, we are going to discuss science and technology from the November monthly magazine of Vision IAS. इस टॉपिक का समरी नोट्स के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो लेट्स डाइव डीप इनटू द टॉपिक। आज की हमारी चर्चा दो बेहद जरूरी नेशनल हेल्थ इनिशिएटिव्स पर है। सोचिए, केरल में चमगादड़ों से कोई वायरस फैलता है और उसी वक्त मान लीजिए गुजरात के पोल्ट्री फार्म्स में कोई और बीमारी। क्या हो अगर इन दोनों अलग अलग घटनाओं को जोड़ने वाला कोई सिस्टम हो? एक ऐसा सिस्टम जो तीसरी और शायद सबसे बड़ी लहर को आने से पहले ही रोक दे। सही। यही वो बड़ा सवाल है जिसका जवाब भारत अपने नेशनल वन हेल्थ मिशन यानी NOHM में ढूंढ रहा है। ये हाल ही में खबरों में है क्योंकि सरकार इसे लॉन्च करने की तैयारी में है। चलिए इसे समझते हैं। ये मिशन असल में है क्या? आपने इसे बहुत सही तरीके से फ्रेम किया है। NOHM का जो कोर आइडिया है वो यही है। ये एक आप कह सकते हैं मल्टी सेक्टोरल इनिशिएटिव है जिसका लक्ष्य है ह्यूमन हेल्थ, लाइवस्टॉक हेल्थ, वाइल्ड लाइफ हेल्थ और एनवायरमेंटल हेल्थ, इन सबको एक साथ एक नजरिए से देखना। अब तक ऐसा नहीं हो रहा था, सब अलग अलग काम कर रहे थे। बिल्कुल। अब तक हमारा सिस्टम कैसा था? स्वास्थ्य मंत्रालय अपनी दुनिया में काम कर रहा है, पशुपालन मंत्रालय अपनी और पर्यावरण वाले अपने। ये सब अलग अलग सीलोज में डिब्बों में बंद थे और हम तभी हरकत में आते थे जब कोई बीमारी फैल जाती थी, जिसे रिएक्टिव अप्रोच कहते हैं, आग लगने पर कुआं खोदना। एग्जैक्टली। NOHM इसी सोच को बदल रहा है। It's a shift from a silo-based reactive approach to an anticipatory systems-based public health framework. आसान भाषा में कहें तो अब हम बीमारी के आने का इंतजार नहीं करेंगे बल्कि उसके आने की आहत को पहले ही पहचान लेना चाहते हैं। अच्छा। और इस मिशन को प्राइम मिनिस्टर साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल यानी PMSTAIC ने अपनी 21st मीटिंग में 2022 में अप्रूव किया था। और इसे चला कौन रहा है? इसका ऑपरेशनल स्ट्रक्चर कैसा है? कौन सी एजेंसी लीड कर रही है? इसकी कमान भारत की सबसे बड़ी मेडिकल रिसर्च बॉडी यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR के हाथ में होगी और वो सीधे प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर PSA को रिपोर्ट करेगी। ठीक है। और इस पूरे मिशन का हेडक्वार्टर्स या एंकर इंस्टीट्यूशन नागपुर में बन रहा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वन हेल्थ होगा। That's really interesting. तो ये मिशन जमीन पर काम कैसे करेगा? इसका गेम प्लान क्या है? इसके की पिलर्स क्या हैं? इसके 4 मुख्य स्तंभ हैं। पहला है रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D। इसमें ज़ूनोटिक डिजीजेस यानी जानवरों से इंसानों में फैलने वाली बीमारियों के लिए नई वैक्सीन्स, डायग्नोस्टिक्स और जीनोमिक टूल्स विकसित किए जाएंगे। ठीक है। दूसरा पिलर है क्लिनिकल रेडीनेस। इसका है हमारे क्लिनिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना, किसी भी आउटब्रेक के लिए तैयार रहना और एक कोऑर्डिनेटेड रिस्पांस मैकेनिज्म बनाना। R&D और क्लिनिकल रेडीनेस, ये तो समझ आता है। ये तो लगभग हर हेल्थ मिशन का हिस्सा होता है। पर इसमें वन हेल्थ वाला नया एंगल कहाँ है? वो मिसिंग पीसेस क्या हैं जो अब तक काम नहीं कर रहे थे? बहुत अच्छा सवाल है। वो मिसिंग पीसेस इसके अगले 2 पिलर्स में है। तीसरा पिलर है डेटा इंटीग्रेशन और शायद यही इस मिशन का सबसे क्रांतिकारी और सबसे मुश्किल हिस्सा है। डेटा इंटीग्रेशन? हाँ, इसका लक्ष्य है ह्यूमन, एनिमल और एनवायरमेंटल हेल्थ डेटाबेसेस को आपस में जोड़ना ताकि रियल टाइम सर्वेलेंस और अर्ली वार्निंग सिस्टम्स बनाए जा सकें। एक मिनट, ये सुनने में जितना आसान लगता है उतना है नहीं। भारत में स्वास्थ्य, पशुपालन और पर्यावरण मंत्रालय का डेटा एक प्लेटफॉर्म पर लाना, ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है जिसे आज तक कोई ठीक से हल नहीं कर पाया है। क्या आपको लगता है NOHM ये कर पाएगा? यही तो इस मिशन की असली परीक्षा है। अगर NOHM ये कर पाता है तो ये पॉलिसी की असली जीत होगी। और चौथा पिलर इसी से जुड़ा है, कम्युनिटी एंगेजमेंट, लोगों की भागीदारी। और ये सिर्फ जागरूकता फैलाने तक सीमित नहीं है बल्कि कंटिन्यूअस रिस्पांस रेडीनेस और बिहेवियरल चेंज लाने के लिए है। जैसे लोग बेवजह एंटीबायोटिक न मांगे या किसी जंगली जानवर के असामान्य व्यवहार की सूचना तुरंत दें, छोटी छोटी चीजें। तो अब ये साफ हो रहा है कि इस मिशन की जरूरत क्यों पड़ी। कोविड-19 ने तो हमें ये सिखाई दिया है। हाँ, पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस इसका एक बहुत बड़ा कारण है। हमें एक प्रेडिक्टिव और प्रिवेंटिव हेल्थ सिक्योरिटी आर्किटेक्चर बनाना है, लेकिन इसके और भी गहरे कारण है। सबसे पहला है ज़ूनोटिक रिस्क मिटिगेशन। अच्छा। दुनिया में लगभग 60% नई इन्फेक्शियस डिजीजेस ज़ूनोटिक हैं। निपा, इबोला और कोविड-19 सब इसके उदाहरण हैं। इसलिए इंसानों और जानवरों के बीच इंटीग्रेटेड सर्वेलेंस बहुत जरूरी है। और ज़ूनोटिक डिजीजेस के अलावा एक और बड़ा खतरा है एंटी माइक्रोबायल रेजिस्टेंस यानी AMR। जब हम इंसानों, जानवरों और खेती में भी अंधाधुंध एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं तो बैक्टीरिया ड्रग रेजिस्टेंट हो जाते हैं। ये मिशन इस मिसयूज को एड्रेस करता है। फिर क्लाइमेट चेंज का एंगल भी है। जैसे जैसे तापमान बढ़ रहा है, डेंगू और मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों की पहुंच नए इलाकों तक हो रही है। NOHM इन क्लाइमेट लिंक्ड हेल्थ थ्रेट्स को भी देखता है। इसका ये सिर्फ बीमारियों को रोकने का मिशन नहीं है, इसके इकोनॉमिक और इकोलॉजिकल फायदे भी हैं। निश्चित रूप से ये लाइवलीहुड प्रोटेक्शन भी करता है। जब हम लाइवस्टॉक की हेल्थ सुधारते हैं तो किसानों की आय और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सीधा फायदा होता है। सही बात है। साथ ही ये इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी हेल्थ पर भी फोकस करता है। और आखिर में ग्लोबल अलाइनमेंट,
इस मिशन के जरिए भारत वन हेल्थ क्वाड्रिपटाइट, जिसमें WHO, FAO, WOH और UNEP शामिल हैं, के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। इससे भारत रीजनल लीडर के तौर पर भी उभरता है। ये विजन तो बहुत बड़ा और जरूरी है, लेकिन इसे हकीकत में बदलने के लिए आगे का रास्ता क्या है? What are the next steps? देखिए, इसके लिए क्लियर वे फॉरवर्ड तैयार किया गया है। सबसे पहले एक लीगल मैंडेट की जरूरत है। एक स्टैट्यूटरी इंटरसेक्टोरल कोऑर्डिनेशन अथॉरिटी बनाने की बात है। एक मिनट, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी? हाँ, जो सभी मंत्रालयों को एक साथ काम करने के लिए लीगली बाध्य करे। ये एक इंटरसेक्टोरल कोऑर्डिनेशन अथॉरिटी सुनने में तो बहुत पावरफुल लगता है, लेकिन क्या इससे ब्यूरोक्रेसी और बढ़ने का खतरा नहीं है, या ये वाकई जरूरी है सबको एक टेबल पर लाने के लिए? ये एक बहुत वैलिड कंसर्न है, लेकिन दशकों से मंत्रालयों के बीच कोऑर्डिनेशन की कमी को देखते हुए एक लीगल फ्रेमवर्क शायद जरूरी है, ताकि जवाबदेही तय हो सके। पॉइंट है। दूसरा कदम है कैपेसिटी बिल्डिंग, यानी हमारे एक्सपर्ट्स को तैयार करना। वेटरनरी एपिडेमोलॉजी, वाइल्ड लाइफ डिजीज सर्वेलेंस, जीनोमिक्स, इन सब क्षेत्रों में ट्रेनिंग देनी होगी। और राज्य स्तर पर क्या होगा, क्योंकि हेल्थ तो स्टेट सब्जेक्ट है? बिल्कुल सही, स्टेट लेवल स्ट्रेंथनिंग इसका एक अहम हिस्सा है। राज्यों में डेडिकेटेड फंडिंग, ट्रेन्ड मैन पावर और I2 सपोर्ट के साथ स्टेट वन हेल्थ सेल्स बनाए जाएंगे। और टेक्नोलॉजी के फ्रंट पर एक नेशनल वन हेल्थ डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित करने की योजना है, जो रियल टाइम डेटा फ्यूजन और कोऑर्डिनेटेड डिसीजन मेकिंग में मदद करेगा। साथ ही क्लाइमेट अडेप्टिव स्ट्रेटजीज पर रिसर्च होगी और ग्लोबल और रीजनल पार्टनरशिप्स को भी मजबूत किया जाएगा। क्या इस दिशा में पहले से कुछ काम हो रहा है, या ये सब कुछ शून्य से शुरू हो रहा है? नहीं, शून्य से नहीं। कुछ रिलेटेड इनिशिएटिव्स पहले से मौजूद हैं, जैसे नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल NCDC के तहत सेंटर फॉर वन हेल्थ है, जो रेबीज और जूनोसिस जैसे प्रोग्राम्स को देखता है। अच्छा। डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के तहत भी एक वन हेल्थ सपोर्टिंग यूनिट है। और आउटब्रेक्स के रैपिड एनालिसिस के लिए हमारे पास BSL-3 और BSL-4 लैब्स का नेटवर्क भी है। तो NOHM इन सभी प्रयासों को एक छत के नीचे लाएगा, उन्हें स्ट्रीमलाइन करेगा। तो व्हाट डज दिस ऑल मीन? इस पूरी चर्चा का सार क्या है? सार ये है कि नेशनल वन हेल्थ मिशन भारत के हेल्थ गवर्नेंस में एक डिसाइसिव शिफ्ट है। ये ह्यूमन, एनिमल और एनवायरमेंटल हेल्थ सिस्टम्स को जोड़कर भारत को जूनोटिक स्पिलओवर्स, पैंडेमिक्स, AMR और क्लाइमेट लिंक्ड हेल्थ थ्रेट्स के खिलाफ ज्यादा रेजिलिएंट बनाएगा। अगर ये सही से लागू हुआ तो भारत वन हेल्थ इंप्लीमेंटेशन का एक ग्लोबल एग्जाम्पलर बन सकता है। NOHM की चर्चा में हमने एक बहुत बड़े खतरे, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस या AMR का जिक्र किया था, और ये खतरा इतना बड़ा है कि सरकार ने इसे सिर्फ एक पॉइंट नहीं माना, बल्कि इसके लिए एक पूरा नया दूसरा एक्शन प्लान बनाया है, नेशनल एक्शन प्लान ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, NAPRM 2.0। चलिए अब इसमें गहराई से उतरते हैं। हाँ, AMR एक साइलेंट पैंडेमिक है, जो धीरे धीरे हमारी मॉडर्न मेडिसिन की नींव को खोखला कर रहा है। NAPRM 2.0 इसी खतरे से निपटने के लिए भारत की अपडेटेड स्ट्रेटजी है, जो 2025 से 2029 तक चलेगी। और इसका विजन भी वन हेल्थ पर ही बेस्ड है? बिल्कुल, इसका कंसेप्चुअल फाउंडेशन भी वन हेल्थ ही है, जो मानता है कि इंसान, जानवर और पर्यावरण का स्वास्थ्य एक दूसरे से जुड़ा है। ओके, सो व्हाट्स न्यू इन वर्जन 2.0? पहला एक्शन प्लान भी तो था, इसमें ऐसा क्या खास है? इसमें कई बड़े बदलाव हैं। पहला और सबसे महत्वपूर्ण है होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच। ये फ्रेज हम बहुत सुनते हैं, पर यहाँ इसका मतलब क्या है? यहाँ AMR को सिर्फ एक हेल्थ इशू नहीं, बल्कि एक नेशनल गवर्नेंस चैलेंज माना गया है। और सिर्फ माना नहीं गया, बल्कि 20 से ज्यादा मंत्रालयों और विभागों ने इसके लिए सस्टेन्ड फंडिंग कमिटमेंट्स दिए हैं। ये तो एक बड़ा बदलाव लगता है। अक्सर अच्छी पॉलिसीज फंडिंग की कमी से दम तोड़ देती हैं। What's fascinating here is इसका दूसरा फीचर, जो पहले वाले पॉइंट को और मजबूत करता है, एनफोर्सेबल अकाउंटेबिलिटी मॉडल। ये एडवाइजरी फ्रेमवर्क से इम्प्लीमेंटेबल कमिटमेंट्स की ओर एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। मतलब अब सिर्फ सलाह नहीं दी जाएगी, बिल्कुल नहीं। सभी 20 से ज्यादा मंत्रालयों ने टाइम बाउंड, बजटेड और आउटकम ओरिएंटेड एक्शन प्लान सबमिट किए हैं। मतलब अब हर मंत्रालय की जवाबदेही तय है और उसे नापा जा सकता है। और वन हेल्थ को इसमें कैसे इंटीग्रेट किया गया है? इसमें वन हेल्थ का डीप इंटीग्रेशन है, और ये इसका तीसरा की फीचर है। और इसमें एक ऐसी चीज है जो पहली बार हो रही है, मैंडेटरी एनवायरमेंटल सर्वेलेंस। एक मिनट, एनवायरमेंटल सर्वेलेंस, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अब पहली बार हमारी मिट्टी, नदियों और वेस्ट स्ट्रीम्स में एंटीबायोटिक रेजिड्यूज और रेजिस्टेंट पैथोजेंस की निगरानी करना अनिवार्य होगा। वाओ, ये तो एक गेम चेंजर है। बिल्कुल, ये इस बात को स्वीकार करता है कि प्रॉब्लम सिर्फ हमारे शरीर या अस्पतालों में नहीं, बल्कि हमारे खेतों और नदियों में भी फैल चुकी है। इसके अलावा क्रॉस सेक्टर एक्सपर्ट्स के साथ जॉइंट वर्किंग ग्रुप्स और एक नेशनल AMR स्टीयरिंग एंड मॉनिटरिंग कमेटी भी बनाई गई है। और डेटा और एंटीबायोटिक के इस्तेमाल पर भी फोकस होगा। हाँ, चौथा फीचर है स्ट्रेंथनिंग एविडेंस एंड सर्वेलेंस। इसमें रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स को ट्रैक करने के लिए जीनोमिक सर्वेलेंस का विस्तार किया जाएगा। और पांचवा फीचर है रैशनल यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स। इरैशनल यूज को रोकने के लिए प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट्स होंगे और हॉस्पिटल्स में एंटीमाइक्रोबियल स्टुअर्डशिप प्रोग्राम्स मतलब AMSPs को और मजबूत किया जाएगा। इस एक्शन प्लान के स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? इसे हासिल करने का रोड मैप क्या है? इसके 6 स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहले 3 तो आप कह सकते हैं फाउंडेशनल हैं। पहला, इंप्रूव अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ AMR,
पब्लिक कैंपेन्स और प्रोफेशनल ट्रेनिंग के जरिए। ठीक है। दूसरा, स्ट्रेंथन लेबोरेटरी कैपेसिटी, AMR डिटेक्शन के लिए लैब्स को अपग्रेड करना। और तीसरा, रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ इन्फेक्शन, अस्पतालों से लेकर फूड सिस्टम्स तक में इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल मतलब IPC मेजर्स को मजबूत करना। और बाकी 3 ऑब्जेक्टिव्स? चौथा ऑब्जेक्टिव है ऑप्टिमाइज यूज ऑफ एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स। इसमें एक बहुत डेलिकेट बैलेंस साधना है। एक तरफ जरूरी एंटीमाइक्रोबियल्स तक सबकी पहुंच हो और दूसरी तरफ उनका मिसयूज भी रुके। बिल्कुल। दूसरी तरफ इंसान, जानवर और खेती में इनका विवेकपूर्ण इस्तेमाल हो। इस बैलेंस को साधना तो काफी मुश्किल होगा, खासकर भारत जैसे देश में जहां ओवर द काउंटर एंटीबायोटिक्स आसानी से मिल जाती हैं। हाँ, मुश्किल तो है। इसीलिए अवेयरनेस और रेगुलेशन दोनों पर जोर है। पांचवा ऑब्जेक्टिव है प्रमोट रिसर्च एंड इनोवेशन। हमें न्यू एंटीबायोटिक्स, डायग्नोस्टिक्स और वैक्सीन्स की सख्त जरूरत है। ये प्लान फेज थेरेपी जैसे ऑल्टरनेटिव्स पर रिसर्च को भी बढ़ावा देगा। अच्छा। और छठा ऑब्जेक्टिव है स्ट्रेंथन गवर्नेंस, कोऑर्डिनेशन एंड कोलैबोरेशन, जिसके तहत इंटरमिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन को मजबूत किया जाएगा। इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, इस NAPMR 2.0 का समग्र महत्व क्या है? इसका महत्व 4 स्तरों पर है। पहला, ये भारत के AMR रिस्पॉन्स को सिर्फ पॉलिसी इंटेंट से निकालकर बजटेड इंप्लीमेंटेशन की स्टेज पर ले जाता है। अब हमारे पास एक प्लान है जिसके साथ पैसा और अकाउंटेबिलिटी जुड़ी है। दूसरा, ये वन हेल्थ को सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं रहने देता, बल्कि इसे एडमिनिस्ट्रेटिव और रेगुलेटरी स्ट्रक्चर्स में शामिल करता है। तीसरा, ये AMR को सिर्फ एक मेडिकल इशू नहीं, बल्कि एक डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल और फूड सिक्योरिटी चैलेंज के रूप में एड्रेस करता है। और चौथा? चौथा ये है कि ये भारत को कॉम्प्रिहेंसिव AMR गवर्नेंस में डेवलपिंग कंट्रीज के बीच एक ग्लोबल लीडर के रूप में स्थापित करता है। दुनिया देख रही है कि भारत इस साइलेंट पेंडेमिक को कितनी गंभीरता से ले रहा है। तो इस चर्चा का निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष ये है कि NAP-AMR 2.0 एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के खिलाफ एक मैच्योर और फॉरवर्ड लुकिंग स्ट्रेटजी है। अकाउंटेबिलिटी को इंस्टीट्यूशनलाइज करके, एनवायरमेंटल सर्वेलेंस को मैंडेटरी बनाकर और वन हेल्थ को हर मंत्रालय के काम का हिस्सा बनाकर भारत 21वीं सदी के सबसे गंभीर पब्लिक हेल्थ खतरों में से एक के खिलाफ एक मजबूत और कोऑर्डिनेटेड डिफेंस बनाने का प्रयास कर रहा है। 7.3 बरसा 101, ये हाल ही में खबरों में क्यों था? जी, ये खबरों में इसलिए है क्योंकि भारत ने सिकल सेल डिजीज मतलब SCD उसके इलाज के लिए अपनी पहली स्वदेशी क्रिस्पर बेस्ड जीन एडिटिंग थेरेपी लॉन्च की है। पहली स्वदेशी थेरेपी? हाँ, और इसका नाम है बिरसा 101। और इसे डेवलप किसने किया है? इसे CSIR के इंस्टीट्यूट ऑफ जेनोमिक्स एंड इंटीग्रेटेड बायोलॉजी यानी IJIB ने डेवलप किया है, जो जेनेटिक रिसर्च में भारत का एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है। बिरसा 101। हाँ, ये नाम बहुत सोच समझ कर रखा गया लगता है। बिल्कुल। इसका नामकरण महान स्वतंत्रता सेनानी और आदिवासी नायक बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के सम्मान में किया गया है। ये तो बहुत सिंबॉलिक है। जी हाँ, क्योंकि सिकल सेल डिजीज भारत की ट्राइबल पॉपुलेशंस को डिस्प्रोपोर्शनेटली इफेक्ट करती है। अच्छा। और इसी के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एग्रीमेंट भी हुआ है CSIR, IJIB और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के बीच। सीरम इंस्टीट्यूट, तो मतलब अब इसका लार्ज स्केल प्रोडक्शन होगा? लेबल और सबसे जरूरी अफोर्डेबल बनाया जा सके। इंटरेस्टिंग। और ये थेरेपी, क्या इसमें कोई खास टेक्नोलॉजी यूज हुई है? हाँ, ये थेरेपी एनफिनकास 9 का उपयोग करती है, जो एक नेक्स्ट जनरेशन क्रिस्पिन एंजाइम है। नेक्स्ट जनरेशन मतलब इसे ऐसे समझें कि ये स्टैंडर्ड क्रिस्पर टूल का एक ज्यादा एडवांस्ड वर्जन है? एकदम सही। इससे जीन एडिटिंग की प्रिसिजन और सेफ्टी दोनों में काफी सुधार होता है। चलिए इसे थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले तो ये बताइए कि ये सिकल सेल डिजीज असल में है क्या और ये इतना गंभीर क्यों है? देखिए, सिकल सेल डिजीज एक हेरिडिटरी ब्लड डिसऑर्डर है, मतलब ये माता पिता से बच्चों में आता है। ओके। ये होता है हीमोग्लोबिन जीन में एक म्यूटेशन मतलब एक गड़बड़ी के कारण। हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल्स में वो प्रोटीन है जो ऑक्सीजन कैरी करता है। अच्छा। इस बीमारी में रेड ब्लड सेल्स का जो नॉर्मल डिस्क शेप होता है वो बदल जाता है। वो सिकल शेप या कह सकते हैं हंसिया जैसा हो जाता है। तो इसका मतलब बॉडी के अपने रेड ब्लड सेल्स ही दुश्मन बन जाते हैं ब्लड फ्लो को रोककर? बिल्कुल। ये जो रिजिड सिकल शेप सेल्स होती हैं, ये छोटी ब्लड वेसल्स में जाकर फंस जाती हैं, उन्हें ब्लॉक कर देती हैं। और उससे फिर? उससे टिश्यूज तक ऑक्सीजन की डिलीवरी कम हो जाती है और इसके नतीजे वो बहुत दर्दनाक होते हैं। जैसे क्रॉनिक एनीमिया मतलब खून की कमी, सीवियर पेन क्राइसिस जिन्हें असहनीय दर्द के दौरे कह सकते हैं, और धीरे धीरे ऑर्गन डैमेज होने लगता है। ऑर्गन डैमेज? कौन कौन से ऑर्गन्स अफेक्ट होते हैं? ये लंग्स, हार्ट, किडनीज, आईज, बोन्स और ब्रेन जैसे जरूरी अंगों को प्रभावित कर सकता है। ये तो बहुत ही गंभीर है। भारत में इसका बर्डन कितना बड़ा है? भारत में इसका बोझ बहुत ज्यादा है। 2023 के आंकड़ों के अनुसार दुनिया भर में SCD के साथ पैदा होने वाले बच्चों में से लगभग 14.5% भारत में होते हैं। 14.5%। जी, और जैसा मैंने पहले कहा, ये मुख्य रूप से ट्राइबल और मार्जिनलाइज्ड पॉपुलेशंस को प्रभावित करते हैं। इसीलिए भारत सरकार का लक्ष्य भी है इसे लेकर। हाँ, भारत का राष्ट्रीय लक्ष्य 2047 तक SCD को खत्म करना है। अब इस टेक्नोलॉजी पर आते हैं जो BRSA 101 में यूज हो रही है, क्रिस्पर। ये टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है? सुनने में तो बहुत कॉम्प्लेक्स लगती है। कॉन्सेप्चुअली ये बहुत एलिगेंट है।
क्रिस्पर का फुल फॉर्म है क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। ये एक जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी है जो डीएनए में बहुत सटीक तरीके से बदलाव करना संभव बनाती है। और मजे की बात यह है कि ये टेक्नोलॉजी नेचर से ही ली गई है। नेचर से कैसे? ये बैक्टीरिया के इम्यून डिफेंस मैकेनिज्म पर आधारित है। बैक्टीरिया का इम्यून सिस्टम, ये तो बहुत फैसिनेटिंग है। हाँ, बैक्टीरिया क्या करते हैं कि अपने ऊपर हमला करने वाले वायरस के डीएनए के छोटे छोटे टुकड़ों को अपने डीएनए में स्टोर कर लेते हैं। अच्छा, एक मेमोरी की तरह। बिल्कुल। फिर जब दोबारा वही वायरस हमला करता है तो बैक्टीरिया कैश नाम के प्रोटीन्स का इस्तेमाल करते हैं। ये प्रोटीन्स उस वायरल डीएनए को पहचान कर उसे काट देते हैं और वायरस को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। वाओ! तो वैज्ञानिकों ने इसी सिस्टम को लेबोरेटरी में रीपर्पस किया है। एग्जैक्टली, वैज्ञानिकों ने इसी सिस्टम को अडेप्ट किया है। इनक्रेडिबल। इस क्रिस्पर कैस सिस्टम के 2 की कंपोनेंट्स हैं। पहला है Cas9 प्रोटीन। इसे आप मॉलिक्यूलर सिजर्स या आणविक कैंची कह सकती हैं, जो डीएनए को काटता है। और दूसरा है गाइड आरएनए यानी जीआरएनए। ये एक जीपीएस की तरह काम करता है जो Cas9 सिजर्स को जीनोम में उस एग्जैक्ट लोकेशन तक ले जाता है जहां बदलाव करना है। तो क्या क्रिस्पर Cas9 के अलावा भी जीनोम एडिटिंग के कोई और टूल्स मौजूद है या ये इकलौता है? नहीं, और भी टूल्स हैं, लेकिन क्रिस्पर ने इस फील्ड में एक तरह से क्रांति ला दी है। वो कैसे? इसे ऐसे समझिए कि क्रिस्पर से पहले जीन एडिटिंग बहुत मुश्किल और महंगी थी। जैसे होमिंग एंडोन्यूक्लियसेस हैं, जिन्हें मेगान्यूक्लियसेस भी कहते हैं। फिर जिंक फिंगर न्यूक्लियसेस, जीएफएनएस और टैलेंस हैं। ये सब प्रोटीन बेस्ड टूल्स थे जिन्हें हर स्पेसिफिक जीन के लिए कस्टमाइज करना पड़ता था। मतलब बहुत मेहनत वाला काम था। बहुत ज्यादा, महीनों लगते थे और ये बहुत खर्चीला था। जबकि क्रिस्पर जो है वो आरएनए गाइडेड है, उसे प्रोग्राम करना बहुत आसान, तेज और सस्ता है। इसीलिए इसे गेम चेंजर माना जाता है। बिल्कुल, इसने जीन एडिटिंग को डेमोक्रेटाइज कर दिया है। तो इसका भारत के लिए क्या महत्व है? What does बरसा 101 really mean for India? भारत के लिए बिरसा 101 की सिग्निफिकेंस मल्टी डायमेंशनल है। सबसे पहले ये एक मेडिकल ब्रेक थ्रू है। सही है। ये एससीडी का एक क्यूरेटिव वन टाइम जीन लेवल ट्रीटमेंट है। अब तक मरीजों के पास सिर्फ लाइफ लॉन्ग सिम्टम मैनेजमेंट का ही विकल्प था, जो कि बहुत पेनफुल होता है। और दूसरा पॉइंट? दूसरा, ये स्ट्रेटेजिक सेल्फ रिलायंस को बढ़ावा देता है। इससे महंगी इंपोर्टेड जीन थेरेपीज पर हमारी निर्भरता खत्म हो जाएगी। उनकी कीमत करोड़ों में होती है। और शायद सबसे जरूरी, ये आम लोगों की पहुंच में होगा। आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है एक्विटी एंड एक्सेस। इसे अफोर्डेबल और स्केलेबल बनाने के लिए डिजाइन किया गया है, जो भारत जैसे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। खासकर जब इसका ज्यादातर बोझ ट्राइबल कम्युनिटीज पर है। एग्जैक्टली। और अंत में ये मेक इन इंडिया एंड बायोटेक को एक बड़ा बूस्ट देता है। इससे एडवांस्ड जीनोमिक मेडिसिन में भारत की स्थिति एक ग्लोबल प्लेयर के तौर पर मजबूत होती है। ये तो कमाल है। क्या भारत में जीन एडिटिंग पर इस तरह का और भी कटिंग एज काम हो रहा है? बिल्कुल। 2 और रीसेंट एडवांसेस का जिक्र करना यहाँ जरूरी है। बताइए। पहला है TNPB बेस्ड जीनोम एडिटिंग। इसे ICAR के सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक ने डेवलप किया है। अच्छा, इसमें क्या खास है? इसमें TNPB प्रोटीन का इस्तेमाल होता है, जो Cas9 से काफी छोटा है। छोटा होने का क्या फायदा है? छोटे आकार के कारण इसे प्लांट सेल्स में डिलीवर करना आसान हो जाता है। इसका एप्लीकेशन एफिशिएंट प्लांट जीनोम एडिटिंग में है और ये एक पेटेंटेड इनोवेशन है। और दूसरा एडवांस? दूसरा और भी ज्यादा दिलचस्प है, ग्लोकस 9। हाँ, इसे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी DST के तहत बोस इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया है। ये एक सेल्फ इल्यूमिनेटिंग क्रिस्पर प्रोटीन है। एक मिनट, सेल्फ इल्यूमिनेटिंग? मतलब ये लिटरली चमकता है? आप जीन एडिटिंग को रियल टाइम में देख सकते हैं। ये तो किसी साइंस फिक्शन मूवी जैसा लगता है। हाँ, लगभग वैसा ही है। इसमें Cas9 प्रोटीन को डीप सी श्रिम्प से लिए गए नैनो लूसिफरेज के साथ फ्यूज किया गया है। अच्छा। तो जब ये प्रोटीन सही ढंग से फोल्ड होता है तो ये लाइट इमिट करता है। इससे वैज्ञानिकों को जीन एडिटिंग प्रोसेस की रियल टाइम मॉनिटरिंग करने में मदद मिलती है, जिससे एफिशिएंसी और एक्यूरेसी दोनों बढ़ती होंगी। बिल्कुल। इनक्रेडिबल। तो BIRCA 101 पर आपका कंक्लूडिंग थॉट क्या होगा? देखिए, BIRCA 101 भारत की बायोमेडिकल जर्नी में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। ये दिखाता है कि भारत न सिर्फ ग्लोबल टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट कर सकता है, बल्कि अपनी आबादी की जरूरतों के हिसाब से कटिंग एज अफोर्डेबल जीन थेरेपीज खुद विकसित करने में भी सक्षम है। सही बात है। ये साइंटिफिक इनोवेशन, सोशल जस्टिस और सेल्फ रिलायंस का एक बेहतरीन संगम है, जो सिकल सेल डिजीज को 2047 तक खत्म करने के भारत के रोड मैप को और मजबूत करता है। तो BIRC 101 हमें दिखाता है कि एक स्पेसिफिक जेनेटिक कंडीशन के लिए हाईटेक टारगेटेड इंटरवेंशन कितना पावरफुल हो सकता है। लेकिन भारत एक ऐसी व्यापक संक्रामक बीमारी के खिलाफ कैसा प्रदर्शन कर रहा है जिसके लिए एक विशाल पब्लिक हेल्थ मशीनरी की जरूरत है? यही हमें हमारे दूसरे टॉपिक पर लाता है। 7.4 WHO ट्यूबरक्यूलोसिस TB रिपोर्ट 2025। ये रिपोर्ट हाल ही में चर्चा में क्यों है? ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि WHO की ग्लोबल TB रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में TB इंसिडेंस यानी हर साल सामने आने वाले नए मामलों की दर में 21% की कमी आई है। 21%? ये तो एक बहुत बड़ा नंबर है। ये वाकई एक अच्छी खबर है। जी, ये TB कंट्रोल की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रगति का संकेत है। इस रिपोर्ट की फाइंडिंग्स क्या हैं, ग्लोबल और इंडिया स्पेसिफिक दोनों स्तरों पर?
अगर ग्लोबल सिनेरियो की बात करें तो टीबी अभी भी दुनिया भर में मौत के टॉप 10 कारणों में से एक है और किसी सिंगल इन्फेक्शियस एजेंट से होने वाली मौतों का यह प्रमुख कारण बना हुआ है। 2024 में ग्लोबल टीबी डेथ्स का आंकड़ा लगभग 1.23 मिलियन था। और इंसिडेंस रेट में कितनी कमी आई है ग्लोबली? ग्लोबल टीबी इंसिडेंस रेट में 2015 से 2024 के बीच 12% की नेट रिडक्शन हुई है और ग्लोबल टीबी डेथ्स में इसी अवधि में 29% की कमी आई है। और भारत के स्पेसिफिक फाइंडिंग्स क्या कहते हैं? इंडिया स्पेसिफिक फाइंडिंग्स एक मिक्स पिक्चर दिखाते हैं। एक तरफ दुनिया में सबसे ज्यादा टीबी बर्डन भारत में है। कितना? दुनिया के कुल टीबी पेशेंट्स का लगभग 25%, मतलब 1/4 भारत में है। So even with progress, India still carries 1/4 of the world's entire TB burden. The scale of the challenge is massive. बिल्कुल, लेकिन अच्छी खबर यह है कि भारत में टीबी मोर्टालिटी रेट में काफी कमी आई है। 2015 में ये 28 पर लाख पॉपुलेशन था, जो 2024 में घटकर 21 पर लाख हो गया। ये एक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट है। जी, पर इसमें भी कुछ चिंताजनक बातें हैं, जैसे ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। अच्छा। 2024 में ग्लोबल MDR RTB केसेस, यानी जिन पर स्टैंडर्ड दवाओं का असर नहीं होता, उनमें भारत का हिस्सा 32% से ज्यादा था। और TB HIV को इन्फेक्शन का क्या? उसमें भी ग्लोबल टीबी डेथ्स में भारत का योगदान लगभग 25% था। हमारे लिसनर्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए ट्यूबरक्यूलोसिस के बारे में कुछ बताएंगे? जरूर। ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम के बैक्टीरिया से होने वाली एक कंटेजियस एयरबोर्न डिजीज है। और सबसे जरूरी बात यह है कि यह प्रिवेंटेबल और क्योरेबल है, बशर्ते इसका टाइमली डायग्नोसिस हो और ट्रीटमेंट का पूरा कोर्स लिया जाए। इसके टाइप्स भी होते हैं, राइट? हाँ, साइट ऑफ इन्फेक्शन के आधार पर देखें तो 2 मुख्य प्रकार हैं। पहला है पल्मोनरी टीबी, जो लंग्स को प्रभावित करता है। ये सबसे कॉमन है और खांसने ना छींकने से फैलता है, इसलिए सबसे कंटेजियस भी यही है। और दूसरा है एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी, जो लंग्स के अलावा दूसरे अंगों को प्रभावित करता है, जैसे लिम्फ नोड्स, बोन्स, ब्रेन या किडनीज। ये कम कंटेजियस होता है। मैंने स्पाइनल टीबी के बारे में भी सुना है। हाँ, उसी में एक प्रकार है स्पाइनल टीबी, जिसे पॉट्स डिजीज भी कहते हैं। ये स्पाइन को प्रभावित कर डिफॉर्मिटी या पैरालिसिस का कारण भी बन सकता है। और ड्रग रिस्पॉन्स के आधार पर इसके क्या टाइप्स हैं? ड्रग रिस्पॉन्स के आधार पर भी टाइप्स हैं। पहला, ड्रग सेंसिटिव टीबी, जो फर्स्ट लाइन ड्रग्स जैसे आइसोनियाजिड और रिफेम्पिसिन पर रिस्पॉन्ड करता है। और जो नहीं करता, वो है ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। इसमें आता है MDR टीबी, जो इन दोनों की फर्स्ट लाइन ड्रग्स के प्रति रेजिस्टेंट है। और फिर आता है XDR टीबी, जो फर्स्ट लाइन के साथ साथ की सेकेंड लाइन ड्रग्स के प्रति भी रेजिस्टेंट होता है। ये केसेस तो ट्रीट करने में ज्यादा मुश्किल और महंगे होते होंगे। जी हाँ, बिल्कुल। भारत में टीबी कंट्रोल में ये जो 21% इंसिडेंस में कमी आई है, इस सुधार के पीछे क्या मेन फैक्टर्स हैं? इसके पीछे एक मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रैटेजी है। इसे हम 2 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। ओके। पहली है पॉलिसी एंड प्रोग्रामेटिक इंटरवेंशंस। इसमें नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम यानी NTEP है, जिसका लक्ष्य 2025 तक टीबी को खत्म करना है, जो ग्लोबल टारगेट से भी 5 साल पहले है। एग्जैक्टली। इसके लिए नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान 2017 से 25 तक एक डिटेल रोड मैप देता है। फिर 2022 में प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान शुरू किया गया। इसमें कम्युनिटी पार्टिसिपेशन पे काफी जोर दिया गया है। हाँ, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन और पेशेंट सपोर्ट पर, और इसमें निक्षय पोषण योजना भी बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, 2018 से जो चल रही है। जी, इसके तहत सभी नोटिफाइड टीबी पेशेंट्स को न्यूट्रिशनल सपोर्ट के लिए 1000 रुपए प्रति माह दिए जाते हैं। और ये न्यूट्रिशन वाला पॉइंट बहुत क्रूशियल है। वो क्यों? क्योंकि मैलन्यूट्रिशन और टीबी का बहुत गहरा संबंध है। हम अक्सर बीमारी को सिर्फ मेडिकल लेंस से देखते हैं, पर सोशल फैक्टर्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं। सही बात है। और दूसरी कैटेगरी टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर की है। करेक्ट। दूसरी कैटेगरी है स्ट्रेंथनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी। इसमें डायग्नोस्टिक्स का बड़े पैमाने पर विस्तार हुआ है। टीबी माइक्रोस्कोपी लैब्स से लेकर CBNAT NAT सेंटर्स तक, जो ज्यादा एक्यूरेट और फास्ट टेस्टिंग करते हैं। निक्षय पोर्टल का भी इसमें बड़ा रोल है। बिल्कुल। निक्षय पोर्टल एक वेब बेस्ड टीबी सर्विलेंस और पेशेंट ट्रैकिंग सिस्टम है। फिर यूनिवर्सल ड्रग ससेप्टेबिलिटी टेस्टिंग UDST के तहत अब हर डायग्नोस्ड टीबी पेशेंट का ड्रग रेजिस्टेंस के लिए टेस्ट होता है, ताकि सही इलाज शुरू से मिल सके। जी। साथ ही DRTB के लिए BPALM रेजिमेन जैसे नए छोटे और ज्यादा इफेक्टिव ट्रीटमेंट रेजिमेंस अपनाए गए हैं। और AI बेस्ड स्क्रीनिंग व होल जीनोम सीक्वेंसिंग जैसी एडवांस टूल्स का भी इस्तेमाल हो रहा है। इतनी प्रोग्रेस के बावजूद 2025 तक टीबी एलिमिनेशन का लक्ष्य अभी भी एक चुनौती क्यों बना हुआ है? What are the biggest hurdles? चुनौतियां अभी भी काफी गंभीर हैं। सबसे पहले हैं हेल्थ सिस्टम गैप्स। जैसे कि रूरल और रिमोट एरियाज में डायग्नोस्टिक गैप्स हैं। मतलब मरीजों की पहचान में देरी होती है, जैसा कि जम्मू कश्मीर के गुरेज वाली के केस में देखा गया। हाँ। डिजिटल डिवाइड के कारण निक्षय पोर्टल का प्रभावी उपयोग नहीं हो पाता और ह्यूमन रिसोर्स की भारी कमी है। ह्यूमन रिसोर्स की कमी, आंकड़े क्या कहते हैं? आंकड़े चिंताजनक है। माइक्रोबायोलॉजिस्ट की 67% और लैब असिस्टेंट्स की 43% पोस्ट खाली हैं। 67%, ये तो अलार्मिंगली हाई है। जी, आप सोच सकती हैं कि बिना एक्सपर्ट्स के हमारा डायग्नोस्टिक सिस्टम कैसे पूरी क्षमता से काम करेगा। और सोशल फैक्टर्स? दूसरे हैं सोशियो इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स, पॉवर्टी, मालन्यूट्रिशन
और माइग्रेशन टीबी के प्रमुख ड्राइवर्स हैं। मैलन्यूट्रिशन का आपने पहले भी जिक्र किया था। हाँ, मालन्यूट्रिशन से टीबी होने का खतरा 6 से 8 गुना बढ़ जाता है। ओह, फिर अर्बन ओवरक्राउडिंग और पुअर वेंटिलेशन, खासकर स्लम्स में, बीमारी को तेजी से फैलाते हैं। इसके अलावा कोमोबिडिटीज जैसे डायबिटीज और टीबी का ड्यूअल बर्डन एक बड़ी समस्या है। और दवाइयों की कमी। हाँ, ड्रग शॉर्टेजेस भी एक मुद्दा है। सेकेंड लाइन ड्रग्स की सप्लाई इरेगुलर होती है। और अंत में भारत का बड़ा अनरेगुलेटेड प्राइवेट हेल्थ केयर सेक्टर, जहां अंडर रिपोर्टिंग और इरेशनल ड्रग यूज होता है, एक बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है। तो इस रिपोर्ट पर फाइनल टेक अवे क्या है? देखिए, WHO टीबी रिपोर्ट 2025 भारत के टीबी कंट्रोल में उत्साहजनक प्रगति को दिखाती है। ये घटते इंसिडेंट्स और मोर्टेलिटी रेट्स में साफ दिखाई देती हैं। ये भारत के कंसर्टेड एफर्ट्स का नतीजा है। बिल्कुल, हालांकि टीबी को खत्म करने के लिए सस्टेन्ड मल्टी सेक्टोरल एक्शन की जरूरत है। लास्ट माइल डायग्नोस्टिक्स को मजबूत करना, अनइंटरप्टेड ड्रग सप्लाई सुनिश्चित करना, मैलन्यूट्रिशन जैसे सोशल डिटर्मिनेंट्स को एड्रेस करना और टेक्नोलॉजी को कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के साथ जोड़ना। मतलब एक होलिस्टिक अप्रोच चाहिए। जी, टीबी फ्री इंडिया के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक पीपल सेंट्रिक और इक्विटी ड्रिवन अप्रोच ही एकमात्र रास्ता है। 7.5 GSA 7R CMS 03 के साथ ये हाल ही में खबरों में क्यों था? ये खबरों में इसलिए था क्योंकि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन मतलब इसरो ने GSRT 7R को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। अच्छा, और इसे सतीश धवन स्पेस सेंटर से LVM-3 रॉकेट पर लॉन्च किया गया, जो भारत का सबसे भारी और कह सकते हैं सबसे भरोसेमंद ऑपरेशनल लॉन्च व्हीकल है। ओके। ये लॉन्च असल में इंडियन नेवी की आत्मनिर्भरता पहल का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। ये दिखाता है कि भारत अब अपने समुद्री हितों की रक्षा के लिए विदेशी सैटेलाइट्स पर निर्भर नहीं रहना चाहता। मतलब अब हम अपने खुद के सिक्योर और स्वदेशी सैटेलाइट कम्युनिकेशन यानी सैटकॉम सिस्टम बना रहे हैं। जी बिल्कुल। ठीक है, तो ये एक डेडिकेटेड मिलिट्री सैटेलाइट है। इसकी खासियतें क्या हैं? मतलब ये हमारे पहले के सैटेलाइट से कैसे अलग है? ये भारत के एडवांस्ड GSAT 7 डिफेंस सैटकॉम फैमिली का सबसे नया सदस्य है। और वजन की बात करें तो ये काफी भारी है, लगभग 4400 किलोग्राम का। 4400 kg, ये तो काफी है। हाँ, अब इसके ऑर्बिट को समझना भी दिलचस्प है। रॉकेट इसे सीधे इसकी फाइनल डेस्टिनेशन पर नहीं छोड़ता, पहले इसे जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट GTO में डाला जाता है। अच्छा, GTO, ये एक टेम्पररी ऑर्बिट होता है ना? है ना, एकदम सही। ये पृथ्वी के चारों ओर एक अस्थायी अंडे जैसा ऑर्बिट होता है। फिर कुछ हफ्तों में सैटेलाइट अपने छोटे इंजनों का इस्तेमाल करके खुद को अपनी अंतिम मंजिल यानी जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में स्थापित करता है। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट मतलब वो पार्किंग स्लॉट जहां से सैटेलाइट हमेशा भारत के ऊपर स्थिर दिखाई देता है। बिल्कुल सही। पृथ्वी से लगभग 35,786 किलोमीटर दूर ये पार्किंग स्लॉट है। वहां से ये इंडियन ओशन रीजन IOR और भारतीय भूभाग को कवर करेगा। और इसकी पहुंच कितनी होगी? इसकी पहुंच हमारी तटरेखा से लगभग 2000 किलोमीटर दूर तक होगी। अब इसकी एक और खासियत है कि ये एक मल्टी बैंड सैटेलाइट है। मल्टी बैंड, इसमें UHF, S, C और K बैंड शामिल हैं, ऐसा मैंने पढ़ा। आम भाषा में इसका क्या मतलब है? क्या ये ऐसा है जैसे एक ही फोन में 2G, 4G और 5G तीनों की क्षमता हो? हाँ, आपकी एनालॉजी काफी हद तक सही है। इसे एक तरह का स्विस आर्मी नाइफ समझिए। हर बैंड का अपना एक खास काम होता है। जैसे UHF बैंड एक मजबूत धीमी आवाज की तरह है जो घने जंगलों या खराब मौसम में भी पार हो जाती है, तो ये जमीन पर सैनिकों के बीच कम्युनिकेशन के लिए जरूरी है। वहीं कू बैंड एक हाई स्पीड डेटा हाईवे की तरह है, जिससे ड्रोन से रियल टाइम में हाई क्वालिटी वीडियो फीड भेजी जा सकती है। अच्छा, तो एक ही सैटेलाइट में ये सारी क्षमताएं हैं। जी, इसका मतलब है कि वो नेवी की अलग अलग जरूरतों जैसे सिक्योर वॉइस कॉल्स, वीडियो ट्रांसमिशन और डेटा लिंक्स को एक साथ पूरा कर सकता है। तो ये GSAT 7, जिसे रुक्मिणी भी कहते हैं, उसको रिप्लेस करेगा। अब जरा जमीन पर आते हैं। एक नेवी ऑफिसर के लिए जो समंदर के बीच में है या एक सबमरीन कमांडर के लिए, उनके लिए सैटेलाइट के लॉन्च होने से कल से क्या बदल जाएगा? इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट क्या है? देखिए, इसका असली मतलब ये है कि अब समंदर में हमारे नेवी कमांडर के पास एक ऐसी आंख और आवाज है जो पूरी तरह से हमारी है, जिसे कोई दूसरा देश न तो देख सकता है न ही जैम कर सकता है। बिल्कुल। पहले हमें विदेशी सैटेलाइट्स पर निर्भर रहना पड़ता था, जिसका मतलब था कि संकट के समय वो सर्विस बंद भी कर सकते थे। GSAT 7R सिर्फ एक सैटेलाइट नहीं, बल्कि हमारी समुद्री संप्रभुता का एक मजबूत स्तंभ है। तो ये रियल टाइम सर्वेलेंस देगा? हाँ, रियल टाइम में मैरीटाइम सर्वेलेंस, एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन और हमारी तीनों सेनाओं नेवी, एयरफोर्स और आर्मी के बीच इंटीग्रेशन को बेहतर करता है। संक्षेप में, ये हमें नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर की क्षमता देता है, जो आज के दौर की लड़ाई का भविष्य है। एकदम सही। तो ये तो नेवी के लिए है, क्या हमारी एयरफोर्स और आर्मी के लिए भी इसी तरह के डेडिकेटेड सैटेलाइट्स हैं? हाँ, बिल्कुल है। GSAT 7 सीरीज इसी जरूरत को पूरा करने के लिए बनाई गई है। नेवी के लिए 2013 में GSAT 7 रुक्मिणी लॉन्च हुआ था। हाँ, वो भारत का पहला डेडिकेटेड मिलिट्री सैटेलाइट था। जी, और उसने डोकलाम स्टैंड ऑफ जैसे संकट के समय हमारी समुद्री जागरूकता को बहुत बढ़ाया था।
एयरफोर्स के लिए 2018 में GSAT-7A, जिसे एंग्री बर्ड भी कहते हैं, लॉन्च किया गया। ये उनके एयरक्राफ्ट्स, हेलीकॉप्टर्स, यूएवीज इन सब को आपस में जोड़ता है ना? हाँ, और इसके अलावा एयरफोर्स के लिए GSAT-7C और आर्मी के लिए GSAT-7B भी प्लान्ड है, जो भविष्य में हमारी सेनाओं की कम्युनिकेशन जरूरतों को पूरा करेंगे। तो कुल मिलाकर GSAT-7R के साथ भारत अपने मिलिट्री कम्युनिकेशन के लिए एक आत्मनिर्भर और बेहद सुरक्षित जाल बना रहा है। एकदम सही। जैसे जैसे स्पेस एक वॉर फाइटिंग डोमेन बनता जा रहा है, जमीन, हवा और समंदर में जीत के लिए स्पेस में मजबूत पकड़ होना जरूरी है, और ये सैटेलाइट्स उसी पकड़ को मजबूत करते हैं। ये तो हुई देश की बाहरी सुरक्षा की बात, लेकिन हमारे शरीर के अंदर भी एक लड़ाई लगातार चलती रहती है, खासकर कैंसर जैसी बीमारियों से, और यहाँ भी भारत एक बड़ी छलांग लगा रहा है। हमारा अगला टॉपिक है 7.6.1 NextCAR19। ये क्या है और क्यों चर्चा में है? NextCAR19 बेसिकली भारत की पहली स्वदेशी कार टी सेल थेरेपी है, जिसे सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी CDSCO से बाजार में उतारने की मंजूरी मिल गई है। एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसे डेवलप किसने किया है? इसे इम्यूनोएक्ट नाम की एक कंपनी ने डेवलप किया है, जो IIT बॉम्बे और टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल का जॉइंट वेंचर है। इसे डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, DBT और BIRAC ने भी सपोर्ट किया है। कार टी सेल थेरेपी, ये सुनने में काफी कॉम्प्लेक्स लगता है। आसान शब्दों में ये है क्या? ये इम्यूनोथेरेपी यानी शरीर की अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता से इलाज करने का एक एडवांस्ड तरीका है। इसमें हम मरीज के शरीर से टी सेल्स निकालते हैं। टी सेल्स जो हमारे शरीर के सैनिक होते हैं? हाँ, एक तरह के व्हाइट ब्लड सेल्स। फिर लैब में हम इन टी सेल्स को जेनेटिक रूप से मॉडिफाई करते हैं, मतलब उन्हें एक खास तरह का हथियार देते हैं, जिसे काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर या कार कहते हैं। और ये हथियार टी सेल्स को कैंसर कोशिकाओं को पहचानने में मदद करता है, पहचानने और उन पर हमला करने की ताकत देता है। मतलब हम अपने ही सैनिकों को ट्रेनिंग देकर और स्मार्ट बनाकर वापस दुश्मन से लड़ने भेज रहे हैं। ये प्रक्रिया होती कैसे है, स्टेप बाय स्टेप समझाएंगी? जरूर। इसके 5 मुख्य स्टेप्स हैं। पहला, ब्लड कलेक्शन। मरीज के शरीर से खून निकालकर उसमें से टी सेल्स को अलग किया जाता है। ठीक है। दूसरा, जेनेटिक इंजीनियरिंग। फिर लैब में इन टी सेल्स में CAR बनाने वाला जीन डाला जाता है। तीसरा है एक्सपेंशन, जहां इन नए शक्तिशाली कार टी सेल्स को लाखों करोड़ों की संख्या में मल्टीप्लाई किया जाता है। फिर उन्हें वापस मरीज में डाला जाता होगा? हाँ। चौथा स्टेप है इन्फ्यूजन, और आखिर में एक्शन। ये कार टी सेल्स शरीर में जाकर कैंसर कोशिकाओं पर मौजूद स्पेसिफिक एंटीजेंस को ढूंढते हैं, उनसे जुड़ते हैं और उन्हें नष्ट कर देते हैं। ये तो कमाल है। कुछ दशक पहले तक कैंसर का मतलब एक तरह से मौत की सजा माना जाता था, और आज हम इस स्तर पर पहुंच गए। NextCAR19 के खास फायदे क्या हैं? इसके 3 मुख्य फायदे हैं। पहला, ट्रीटमेंट का समय बहुत कम है। जहां कीमोथेरेपी महीनों चलती है, ये एक बार की प्रक्रिया है। अच्छा। दूसरा, इसका असर लंबे समय तक रहता है, क्योंकि ये कार टी सेल्स शरीर में बने रहते हैं और कैंसर के वापस आने का खतरा कम करते हैं। और तीसरा, सबसे जरूरी, अफोर्डेबिलिटी। हाँ, बिल्कुल। विदेश में इस थेरेपी का खर्च 3 से 4 करोड़ रुपए आता है, जबकि NextCAR19 की लागत इसका लगभग 10वां हिस्सा होगी। ये तो गेम चेंजर है। लेकिन क्या इसमें कोई खतरे भी हैं? हाँ, कुछ रिस्क्स हैं, जैसे कि साइटोकाइन रिलीज सिंड्रोम या CRS। इसमें इम्यून सिस्टम जरूरत से ज्यादा एक्टिवेट हो जाता है और शरीर को ही नुकसान पहुंचा सकता है। एक मिनट, ये सुनने में विरोधाभासी लगता है। हम इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर रहे हैं कैंसर से लड़ने के लिए, और वही एक्टिवेशन एक खतरा बन सकता है। ये कितना बड़ा रिस्क है? आपका सवाल बहुत अच्छा है। हाँ, ये एक बड़ा रिस्क है, लेकिन मैनेजेबल है। जब कार टी सेल्स कैंसर कोशिकाओं पर हमला करते हैं, तो बड़ी मात्रा में साइटोकाइन्स नाम के केमिकल्स निकलते हैं, जिससे सूजन और बुखार होता है। जी। ज्यादातर मामलों में ये हल्का होता है, लेकिन कभी-कभी जानलेवा भी हो सकता है। पर डॉक्टरों के पास इसे कंट्रोल करने के लिए दवाएं होती हैं। और दूसरे रिस्क्स? दूसरे रिस्क्स में न्यूरोटॉक्सिसिटी, मतलब नर्वस सिस्टम पर असर, और इन्फेक्शन रिस्क भी शामिल हैं। और एक और बात, ये थेरेपी बहुत स्पेसिफिक होती है। जो B सेल ब्लड कैंसर के लिए बनी है, वो शायद किसी और कैंसर पर काम न करे। समझ गया। तो ये तो हुई शरीर के अंदर के कोड को रीप्रोग्राम करने की बात, लेकिन बाहरी दुनिया में, खासकर डिजिटल दुनिया में, एक और लड़ाई चल रही है, डेटा सिक्योरिटी की। और यहाँ भारत क्वांटम टेक्नोलॉजी के साथ एक नया हथियार तैयार कर रहा है। हमारा अगला टॉपिक 7.6.2 डेवलपमेंट्स इन क्वांटम टेक्नोलॉजी। इसमें 2 बड़े एडवांसेस हुए हैं। पहला है QSIP, यानी क्वांटम रैंडम नंबर जनरेटर सिस्टम इन पैकेज। ये भारत का अपना क्वांटम सिक्योरिटी चिप है। क्वांटम रैंडम नंबर जनरेटर मतलब ये ऐसे रैंडम नंबर्स बनाता है जो ट्रूली रैंडम हो? एकदम। आज की क्रिप्टोग्राफी में जो रैंडम नंबर्स इस्तेमाल होते हैं, वो पूरी तरह रैंडम नहीं होते, उन्हें प्रिडिक्ट किया जा सकता है। लेकिन QSIP क्वांटम फिजिक्स के सिद्धांतों का इस्तेमाल करके ट्रूली रैंडम नंबर्स बनाता है। तो ये एक ऐसा ताला है जिसकी चाबी का पैटर्न कोई गैस ही नहीं कर सकता। बिल्कुल। ये हमारे कम्युनिकेशन को भविष्य के क्वांटम कंप्यूटर अटैक से भी सुरक्षित बनाता है। दूसरा एडवांस है 25 क्यूबिट क्वांटम प्रोसेसिंग यूनिट, यानी QPU। ये भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग चिप है ना? है ना। इसे QPI AI नाम के एक स्टार्टअप ने बनाया है।
ये दिखाता है कि भारत अब सिर्फ क्वांटम सॉफ्टवेयर पर ही नहीं बल्कि क्वांटम हार्डवेयर बनाने की क्षमता भी हासिल कर रहा है। स्रोत में क्वांटम इंफॉर्मेशन स्क्रैम्बलिंग का भी जिक्र है। ये क्या चीज है? ये क्वांटम फिजिक्स का एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब है किसी क्वांटम सिस्टम में सूचना का इतनी तेजी से और जटिल तरीके से फैल जाना कि वो लोकल मेजरमेंट्स के लिए गायब ही हो जाए। मतलब सूचना खत्म नहीं होती, बस फैल जाती है। हाँ, वो क्वांटम एंटेंगलमेंट के जरिए पूरे सिस्टम में फैल जाती है। इसे ऐसे समझिए जैसे आप पानी में स्याही की एक बूंद डालते हैं और वो पूरे पानी में समान रूप से फैल जाती है। अच्छा, अब आप पानी के किसी एक हिस्से से उस बूंद को वापस नहीं निकाल सकते। सही, आपको पूरे पानी को एक साथ देखना होगा। इसका महत्व ये है कि ये सिक्योर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग और क्वांटम केओस को समझने में हमारी मदद करता है। क्वांटम कंप्यूटिंग की दुनिया से वापस जमीनी हकीकत पर आते हैं, जहां आज भी करोड़ों लोगों के लिए बेसिक इंटरनेट कनेक्टिविटी एक सपना है। हमारा अगला टॉपिक इसी से जुड़ा है, 7.6.3 सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट। हाल ही में इलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक ने महाराष्ट्र सरकार के साथ एक एग्रीमेंट किया है, जिसके तहत वो राज्य के दूर दराज और अंडर सर्व्ड इलाकों में सैटेलाइट के जरिए कनेक्टिविटी देंगे। और सैटेलाइट इंटरनेट को फाइबर ऑप्टिक केबल या डीएसएल जैसे जमीनी इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं होती। जी नहीं, इसकी खासियत ही यही है। ये पूरी तरह वायरलेस ब्रॉडबैंड है जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स के जरिए दिया जाता है। स्टारलिंक के सैटेलाइट्स लो अर्थ ऑर्बिट यानी एलईओ में काम करते हैं। ये ट्रेडिशनल जियोस्टेशनरी सैटेलाइट से कैसे बेहतर हैं? एलईओ सैटेलाइट्स पृथ्वी से सिर्फ 500 से 2000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होते हैं, जबकि जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स करीबन 36,000 किलोमीटर पर। तो कम ऊंचाई का मतलब है लो लेटेंसी। हाँ, लो लेटेंसी मतलब डेटा को आने जाने में कम समय लगता है, जिससे वीडियो कॉल्स और ऑनलाइन गेमिंग जैसे एप्लीकेशंस बेहतर चलते हैं। और ये हाई स्पीड भी देते हैं। भारत के लिए इसका महत्व तो बहुत ज्यादा होगा। बहुत ज्यादा। ये डिजिटल इंक्लूजन को बढ़ावा देगा, दूर दराज के गांवों को जोड़ेगा और आपदा के समय जब जमीनी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो जाता है तब भी ये कम्युनिकेशन लाइन चालू रख सकता है। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन स्टारलिंक जैसी विदेशी कंपनियों पर निर्भरता क्या हमारे स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के लिए एक नया खतरा नहीं है? ये एक बहुत ही वैध चिंता है और सरकार इस पर ध्यान दे रही है। इसीलिए भारत अपने खुद के सैटेलाइट इंटरनेट कॉन्स्टलेशन पर भी काम कर रहा है। लेकिन फिलहाल डिजिटल डिवाइड को पाटने के लिए ये एक जरूरी कदम है। तो चाहे सैटेलाइट कम्युनिकेशन हो, इंटरनेट हो या क्वांटम कंप्यूटर, इन सब टेक्नोलॉजीज को चलाने के लिए एक चीज की जरूरत है, एनर्जी, और खासकर रिलायबल एनर्जी स्टोरेज। यहीं पर हमारा अगला टॉपिक आता है, 7.6.4 वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी। जी, हाल ही में एनटीपीसी नेट्रा में भारत की पहली और सबसे बड़ी MWH स्केल वनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी का उद्घाटन किया गया है। ये पारंपरिक सॉलिड स्टेट बैटरी से बिल्कुल अलग है। जैसे हमारे फोन की लिथियम आयन बैटरी। हाँ, फ्लो बैटरीज रिडक्शन ऑक्सीडेशन यानी रीडॉक्स रिएक्शंस पर काम करती हैं। लेकिन इनकी खासियत यह है कि इनमें लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट्स को बाहरी टैंकों में स्टोर किया जाता है। बाहरी टैंक, इसका क्या फायदा है? इसे ऐसे समझिए जैसे ये एक गाड़ी है जिसमें पेट्रोल यानी इलेक्ट्रोलाइट की टंकी को आप जितना चाहें उतना बड़ा कर सकते हैं। अच्छा, मतलब पावर और एनर्जी को अलग अलग स्केल कर सकते हैं। बिल्कुल, ज्यादा देर तक बिजली चाहिए तो बस टंकी बड़ी कर दीजिए। यही इसे ग्रिड स्केल स्टोरेज, खासकर सोलर और विंड एनर्जी को स्टोर करने के लिए आदर्श बनाता है। और लिथियम आयन के मुकाबले इसके क्या फायदे हैं? सबसे बड़ा फायदा है सेफ्टी। इसका इलेक्ट्रोलाइट पानी पर आधारित और नॉन फ्लेमेबल होता है, जबकि लाई आयन बैटरीज में आग लगने का खतरा रहता है। और इसकी लाइफ भी ज्यादा होती है। हाँ, इसकी उम्र बहुत लंबी होती है और ये लिथियम जैसे महंगे और कुछ ही देशों में मिलने वाली मटेरियल पर हमारी निर्भरता कम करता है, जो हमारी सप्लाई चेन सिक्योरिटी के लिए अच्छा है। हमने भारत की स्ट्रेटेजिक सैटेलाइट्स की बात की, अब कुछ इंटरनेशनल स्पेस मिशंस पर नजर डालते हैं। अगला टॉपिक है 7.6.5 ESCAPD मिशन। ये नासा का एक मिशन है जिससे ब्लू ओरिजिन के न्यू ग्लेन रॉकेट पर लॉन्च किया गया। ESCAPD का फुल फॉर्म है एस्केप एंड प्लाज्मा एक्सेलरेशन एंड डायनामिक्स एक्सप्लोरर्स। और इसका मकसद मार्स को स्टडी करना है। हाँ, ये स्टडी करना है कि सोलर विंड यानी सूरज से आने वाले चार्ज्ड पार्टिकल्स मार्स के मैग्नेटिक एनवायरनमेंट से कैसे इंटरैक्ट करते हैं और कैसे उसके एटमॉस्फेयर को उड़ा कर ले गए। लेकिन हमें इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि मार्स ने अपना एटमॉस्फेयर क्यों खो दिया? ये हमें प्लैनेटरी हैबिटेबिलिटी यानी किसी ग्रह पर जीवन की संभावनाओं को समझने में मदद करता है। अरबों साल पहले मार्स पर भी घना एटमॉस्फेयर और नदियां थीं। तो ये समझना कि वो सब कहाँ गया हमें पृथ्वी के भविष्य के बारे में भी बता सकता है। जी, और दूसरे ग्रहों पर जीवन की खोज के बारे में भी जरूरी इंसाइट्स देता है। ठीक है, और अगला मिशन है 7.6.6 सेंटिनल-6B। इसका क्या उद्देश्य है? सेंटिनल-6B भी एक इंटरनेशनल जॉइंट मिशन है जिसमें नासा, NOOA और यूरोपियन स्पेस एजेंसी शामिल है। इसका एक ही मुख्य काम है ग्लोबल सी लेवल राइज को हाई प्रिसिजन के साथ मेजर करना। हाई प्रिसीजन मेजरमेंट मतलब कितनी सटीकता से नाप सकता है ये? ये कुछ मिलीमीटर्स की सटीकता तक नाप सकता है। ये डेटा क्लाइमेट चेंज की मॉनिटरिंग के लिए बहुत जरूरी है।
भारत जैसे देश के लिए, जिसकी 7,500 किलोमीटर लंबी तटरेखा है, ये डेटा कोस्टल प्लानिंग और डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस के लिए अमूल्य है। स्पेस की ऊंचाइयों से उतरकर अब कुछ ऐसे खतरों की बात करते हैं जो बहुत छोटे स्तर पर काम करते हैं लेकिन बेहद घातक हैं। हमारा अगला टॉपिक 7.6.7 रिसिन एंड अमोनियम नाइट्रेट। हाल ही में सुरक्षा एजेंसियों ने रिसिन पॉइजन और अमोनियम नाइट्रेट से जुड़े कुछ आतंकी हमलों की साजिश को नाकाम किया था, इसलिए ये चर्चा में है। रिसिन एक बेहद जहरीला पदार्थ है जो कैस्टर बीन्स यानी अरंडी के बीजों में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। कितना घातक है ये? ये इतना घातक है कि नमक के एक दाने के बराबर यानी सिर्फ 1 mg की मात्रा एक वयस्क इंसान को मार सकती है। ये काम कैसे करता है? और इसका कोई इलाज है? ये शरीर में सेल्स के अंदर जाकर प्रोटीन बनाने की प्रक्रिया को ही रोक देता है, जिससे सेल की मृत्यु हो जाती है। और सबसे डरावनी बात यह है कि इसका कोई एंटीडोट या स्पेसिफिक ट्रीटमेंट मौजूद नहीं है। और अमोनियम नाइट्रेट, ये तो एक आम फर्टिलाइजर है ना? हाँ, और यही इसका सबसे बड़ा खतरा है। इसका केमिकल फॉर्मूला है NH4NO3। ये खुद विस्फोटक नहीं है, लेकिन ये विस्फोटकों में एक प्रमुख घटक, एक ऑक्सीडाइजर के तौर पर इस्तेमाल होता है। उसका ड्यूअल यूज नेचर इसे रेगुलेट करना एक बड़ी चुनौती बनाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इन सभी चुनौतियों, चाहे वो स्वास्थ्य हो, सुरक्षा हो या R&D हो, से निपटने के लिए एक मजबूत पॉलिसी फ्रेमवर्क की जरूरत है। और यहीं पे हमारा आज का आखिरी टॉपिक आता है 7.6.8 प्रमोशन ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन इन फार्मा एंड मेडटेक यानी PRIP स्कीम। बिल्कुल, सरकार ने हाल ही में इस PRIP स्कीम के तहत एप्लीकेशंस जमा करने की डेडलाइन को बढ़ाया है। ये स्कीम डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स द्वारा लॉन्च की गई है और इसका फाइनेंशियल आउटले 5,000 करोड़ रुपए का है। और इसका एम है भारत को फार्मा और मेडटेक सेक्टर में एक ग्लोबल R&D पावर हाउस बनाना। जी, इस स्कीम के मुख्य कंपोनेंट्स क्या हैं? ये R&D को कैसे बढ़ावा देगी? इसके 2 मुख्य कंपोनेंट्स हैं। कंपोनेंट ए के तहत देश के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च यानी नाइपर्स में सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस बनाकर रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाएगा। मतलब हमारी लैब्स को वर्ल्ड क्लास बनाया जाएगा। हाँ, और कंपोनेंट बी के तहत प्राइवेट इंडस्ट्री को R&D और इनोवेशन के लिए सीधा फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा ताकि वो नए आइडियाज को प्रोडक्ट्स में बदल सकें। तो इस स्कीम का महत्व ये है कि ये भारत को सिर्फ फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड से आगे ले जाकर इनोवेटर फॉर द वर्ल्ड बनाने की कोशिश कर रही है। एकदम सही। ये इनोवेशन लेड ग्रोथ को बढ़ावा देगी, क्रिटिकल मेडिकल टेक्नोलॉजीज में आयात पर हमारी निर्भरता कम करेगी और ग्लोबल फार्मास्यूटिकल वैल्यू चेन में भारत की स्थिति को मजबूत करेगी। तो आज हमने GSAT-7R से लेकर नेक्स्टकार 19 और PRIP स्कीम तक जो भी चर्चा की, उसको देखते हुए आपके मन में सबसे बड़ा सवाल या विचार क्या आता है? इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, तो एक बात साफ है, भारत हाई एंड स्वदेशी तकनीक बनाने में तेजी से आगे बढ़ रहा है, चाहे वो सिक्योर कम्युनिकेशन हो, एडवांस्ड हेल्थ केयर हो या एनर्जी स्टोरेज हो। लेकिन अगली और शायद सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ इन तकनीकों का निर्माण नहीं है। तो क्या है? असली चुनौती ये सुनिश्चित करना है कि इनका लाभ हमारी विशाल और विविध आबादी तक समान रूप से पहुंचे और इनका नैतिक रूप से कार्यान्वयन हो। नीति लैब में हुए इनोवेशन और जमीन पर उसके प्रभाव के बीच की खाई को कैसे पाट सकती है, यह एक विचारणीय प्रश्न है। ये था आज का ऑडियो बुक डिस्कशन फ्रॉम विजन IAS मंथली मैगजीन। अगर आपको ये फॉर्मेट हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और एस्पिरेंट्स भी बेनिफिट ले सकें। बिकॉज गॉड हेल्प दोज हु हेल्प अदर्स। और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जहां आपको कई अन्य स्टैंडर्ड बुक्स की ऑडियो समरी एंड नोट्स मिलेंगी। हमारी कोशिश है कि आप कहीं भी कभी भी सुनकर अपनी तैयारी जारी रख सकें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। धन्यवाद और जय हिंद।